जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। जो इतने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। जो क्वेश्चंस रहेगा चैप्टर वाइज में रहेगा, जैसे कि पहला चैप्टर है संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास, जलवायु, मृदा, सारा ही उत्तर प्रदेश परिदृश्य में देखेंगे। ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन जो लिया गया है यूपीएससी से लेकर जितने भी एग्ज़ाम अब तक यूपी में हुए हैं, जो यूपी जीके जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, सारे क्वेश्चंस को इसमें लिया गया है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। संक्षिप्त अवलोकन जो कि चैप्टर नंबर 1 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इससे पहले एक बार हम लोग अपने प्यारा उत्तर प्रदेश के मैप को डिस्कस कर लेते हैं, मैप को देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश का मैप है। टोटल अगर एरिया की बात करें, उत्तर प्रदेश की टोटल एरिया अगर बात करें 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और पूरे भारत का क्षेत्रफल आपको पता है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है टोटल। अगर कंपैरिजन करें अपने प्यारा देश भारत के क्षेत्रफल से, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो कि 7.33% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता है लखनऊ है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जो सीमावर्ती राज्य हैं देख सकते हैं, उत्तराखंड है। उत्तराखंड के अलावा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो कि सहारनपुर से सीमा साझा करता है। इसके अलावा हरियाणा। तो देख सकते हैं कि सहारनपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तीनों से बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा शामली सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। और हरियाणा के बाद अगर हम लोग बात करें, दिल्ली देख सकते हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। तो मध्य प्रदेश हो गया। इसके अलावा देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। सोनभद्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी जिला है सोनभद्र है। वहीं पर सबसे पूर्वी जिला दे सकते हैं बलिया। ठीक है, जो कि बिहार से बाउंड्री शेयर करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सबसे उत्तरी का, तो आप देख सकते हैं सहारनपुर है, डिस्ट्रिक्ट है सबसे उत्तर में। नेपाल जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश से। तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं टोटल बाउंड्री शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश से। और सीमावर्ती देश आपने नेपाल के विषय में देख लिया। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट रिवर है उसमें से गंगा, यमुना, रामगंगा हो गया, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा है। उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज़्यादा पैदा करता है वो है गेहूं का पैदावार करता है। साथ ही साथ मसूर, कुल खाद्यान्न में भी उत्तर प्रदेश का स्थान नंबर 1 है। कुल सब्जी हो गया या बागवानी हो गया, उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम स्थान है। प्रतापगढ़ का आंवला उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। और अमरूद भी, आम, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान नंबर 1 है। साथ ही साथ गन्ना उत्पादन, दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। मांस उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस है, बैंक शाखाएं हैं और रेल मार्ग भी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या अगर बात किया जाए तो लगभग 19,98,12,341 जनसंख्या है, जो कि 2011 की जनगणना के हिसाब से है। अगर टोटल भारत से कंपेरिजन करें तो 16.50% है अपने प्यारा देश भारत की जनसंख्या से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। लगभग 95 लाख महिलाएं और 1,44,00,000 आपको पुरुष मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली है। साथ ही साथ तीर धनुष है। राजकीय पुष्प पलाश हो गया, राजकीय वृक्ष अशोक। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, उत्तर प्रदेश दिवस। और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा बोलते हैं और राजकीय पक्षी जो कि सारस या क्रौंच भी बोलते हैं। राजकीय मीन है चिताला। और
राजकीय जलीय जीव जो कि गांगे डॉल्फिन है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपने उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन देखा। जनसंख्या घनत्व जो कि उत्तर प्रदेश का है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, और स्त्री पुरुष अनुपात 912, ये भी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व और स्त्री पुरुष अनुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर उत्तर प्रदेश में है तो लगभग 79.73% हिंदू की है। कुल साक्षरता दर उत्तर प्रदेश का है 67.7% कुल साक्षरता दर है। इसमें से पुरुष का परसेंटेज है 77.3% और महिला की परसेंटेज है शिक्षा में 57.2%, जो कि 2011 की जनगणना के हिसाब से। अभी देखिए लेटेस्ट जनगणना कुछ हुआ नहीं है, तो हम लोग पुराने ही जनगणना के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल लोकसभा सदस्य कितने हैं? टोटल लोकसभा सीट जो है 80 है। उत्तर प्रदेश की टोटल लोकसभा सीट कितना है आपको मिलेगा? 80 मिलेगा। साथ ही साथ राज्यसभा सदस्य कितने उत्तर प्रदेश से होकर जाते हैं? 31। टोटल उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें जो कि 403 है और विधान परिषद की सीटें 100 हैं। तो अब तक 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें से उत्तर प्रदेश है 100 सीटें हैं। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। उत्तर प्रदेश में अगर वन के विषय में हम लोग देखेंगे लगभग, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज में। कुल कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है अगर देखा जाए तो 31 है। वन्य जीव विहार है 15, पक्षी विहार 15 है, राष्ट्रीय उद्यान 1 हो गया, और वहीं पर टाइगर रिजर्व 4 हो गया। ठीक है, 4 टाइगर रिजर्व हो गया। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। तो उत्तर प्रदेश में किसका क्या कौन कौन सी जातियां हैं, इन सब को जब जनगणना देखेंगे तो टोटल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर है इसको डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को। संक्षिप्त अवलोकन। उत्तर प्रदेश से कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा साझा करता है? सोनभद्र, आप जानते हैं, अभी आपको बताया मैंने। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद की 4 राज्यों को सीमा स्पर्श करती है, जिसमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार है। उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्व में स्थित है सोनभद्र, जो बिहार के कैमूर, रोहतास, झारखंड के गढ़वा और छत्तीसगढ़ के कोरिया और सरगुजा और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिलों को स्पर्श करता है। नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। और उत्तर प्रदेश का राज्य जो पुष्प है पलाश है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प का नाम पलाश है, और पलाश का वैज्ञानिक नाम आपको पता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। पलाश को ढाक या टेसू के नाम से भी जानते हैं। पलाश के फूलों की इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए भारत के मानक समय के अनुरूप जो 82 डिग्री 30 मिनट है पूर्वी देशांतर, ये भारत का मानक समय माना जाता है। उत्तर प्रदेश के कहाँ से होकर गुजरता है? मिर्ज़ापुर। अगर मिर्ज़ापुर नहीं रहता तो इलाहाबाद, नैनी रहता तो भी आप ऑप्शन ले लेते। ठीक है, जो कि ग्रीनविच समय से भारत का जो मानक समय है 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? देखिए, राज्य वृक्ष अशोक, आप जानते हैं, राज्य पुष्प फूल पलाश है, राजकीय पक्षी जो कि सारस क्रैन बोलते हैं, और राजकीय पशु जो है नीलगाय, एक गलत ऑप्शन है, यहाँ पे रहना चाहिए बारहसिंगा। देखिए, कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? अयोध्या गोमती नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। गोमती नदी के तट पर जौनपुर है, लखीमपुर खीरी है और लखनऊ है। और जो नहीं है अयोध्या जो कि आपको पता है कि श्री राम जी का जन्मभूमि है, जो कि सरयू नदी के तट पे है। उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? आपको पता है बुलंदशहर। बुलंदशहर हरियाणा से नहीं लगती है। आपने देखा मैप में, उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा जो कि हरियाणा के साथ लगती है, जिसमें से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। तो आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ हरियाणा से जो सीमा है। हरियाणा देखिए, यहाँ पे हरियाणा है, जो सीमा साझा करती है सहारनपुर है, शामली, बागपत।
ठीक है। इसके अलावा देखिए इधर भी देख सकते हैं, अलीगढ़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, इस तरह देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए बुलंदशहर की सीमा जो कि हरियाणा के साथ नहीं, आप देखा ही, अलीगढ़ मथुरा हो गया। उत्तर प्रदेश की राज्य प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है, तो आप जानते हैं तीर धनुष है, मछली है, मोर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसको आप देख सकते हैं, राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय पुष्प है पलाश। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, वो है उत्तर प्रदेश, आपको पता ही है। 8 राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेश, सबको हम लोग डिस्कस किए। श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, आपको पता है जम्मू कश्मीर, अभी भी लेटेस्ट है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान जो कि पता है चौथा स्थान है, इसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है, और वहीं पर भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख है, जबकि सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप है। खिलौने के शहर आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेटर नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर बोल सकते हैं। खिलौना के शहर ग्रेटर नोएडा को जानते हैं। और चर्म उत्पाद में कानपुर है, इंजीनियरिंग सामान में गाजियाबाद, रेडीमेड कपड़े में गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य आपको पता है हिमाचल प्रदेश है, जो कि केवल सहारनपुर से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश से 8 राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेश है, आपको पता ही है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और 1 केंद्रशासित प्रदेश है दिल्ली से सीमा साझा करता है। एकमात्र इंटरनेशनल बाउंड्री है जो कि आपको पता है नेपाल है। सोनभद्र को जानते हैं जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। जौनपुर सई नदी के किनारे है, ये गलत है। जो सही है देखिए बिठूर गंगा नदी के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है। और रहेगी बात जौनपुर की, तो गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है, वो है मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर अपने पीतल के बर्तनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पीतल के बर्तन, सजावटी सामान और अन्य हस्तनिर्मित पीतल उत्पादों का निर्माण किया जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नया नाम आपको पता ही है। उस समय ब्रिटिश शासन जब था तो क्या नाम था उसका, ऑप्शन नंबर 16 का देखिए ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। आज़ादी के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। देखिए उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है, आपको पता है हिंदी और उर्दू है, लेकिन राजकीय भाषा हिंदी का प्रयोग करते हैं। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ग्रीन पार्क स्टेडियम आपको पता है कि कानपुर में है। और इसमें से कौन सा गोमती नदी के तट पे है, गोमती नदी के तट पर लखनऊ है। और मथुरा आपको पता है यमुना नदी के तट पर, आगरा भी यमुना नदी के तट पर, वाराणसी आपको पता है गंगा नदी के तट पर है। स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश में विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर सरोजिनी नायडू थी, जिनका कार्यकाल आप देख सकते हैं 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक था। इसके पश्चात बीबी मलिक और HP मोदी थे। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत 1937 से 1950 तक था। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का दिवस मनाया जाता है और इसी दिन 1950 के उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो 403 हैं, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी है 403, और 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों, विधान पार्षदों की संख्या आपको पता है 100 है, 80 लोकसभा सीट है और राज्यसभा के सदस्यों की सीट 31 है। अभी जो एंग्लो इंडियन के लिए एक सीट था उसको हटा दिया गया, समय सीमा को बढ़ाया नहीं गया है। देखिए गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, वो कांग्रेस के नेता व प्रसिद्ध। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थे। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है, वो है छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट में, इस प्रकार उत्तर प्रदेश 8 राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानते हैं? आपको पता है उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी शहर है, और वाराणसी को काशी बोला गया है, जो कि अथर्ववेद में देखने को मिलता है। 16 महाजनपदों में से एक है और हिंदी धर्म का ये प्रतिष्ठित केंद्र भी रहा है। और वरुणा व अस्सी नामक जो नदियों के मध्य स्थित होने के नाम से इसको वाराणसी बोला गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। देखिए बंगीरा पर्वत शिखर जो कि रानी झांसी का किला इससे संबंधित है, ये नामक पहाड़ी पर स्थित है, उत्तर प्रदेश का है। और इस किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह देव के द्वारा 1626-27 में करवाया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर अवस्थित है, देखिए मथुरा शहर है। देखिए थोड़ा सा मेरी आवाज़ में थोड़ा सा भारी भारी आ रहा है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं थी, अभी मैं थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर है, मथुरा शहर यमुना नदी के तट पर, लखनऊ गोमती नगर, और वाराणसी आप जानते हैं गंगा नदी के तट पर है। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती की जो संगम तट है। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 13 जनवरी है। आज से महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है। कल बहुत बड़ा शाही स्नान होगा जो कि 14 जनवरी को इटावा यमुना नदी के तट पे है। साथ ही साथ अगर बात करें हैदराबाद मूसी और जौनपुर गोमती नदी के तट पे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा उर्दू है। अब पहला भाषा आपको पता है कि हिंदी है, जो कि 1951 के द्वारा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित की गई थी। और 1989 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि उर्दू भाषा को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कब घोषित की गई थी, तो 1989 है। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ, 2000 लेकिन नवंबर महीना में। और भी राज्य नवंबर सन 2000 में अलग हुए थे, इसके विषय में आप डिस्कस अलग से हम लोग करेंगे। और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, जो कि भारत का 27वां राज्य बना था। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है ब्रह्मकमल, वृक्ष है बुरांश, राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी है मोनाल, राजकीय खेल है फुटबॉल। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो कि आपको कानपुर में है, इसका उद्घाटन तत्कालीन अगर देखा जाए वित्त मंत्री उस समय के प्रणब मुखर्जी जी ने किया था, 1982 में किया था। और भारत में सेबी के द्वारा मान्यता प्राप्त 25 टोटल स्टॉक एक्सचेंज अगर देखा जाए 25 है और 23 है, और 2 BSI और NSI राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल नहीं करता, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ और बिहार सीमा साझा करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है, वन क्षेत्र जहाँ पे नहीं है वो है जौनपुर में वन क्षेत्र नहीं है, और गाजीपुर बलिया में कोई वन भूमि नहीं है। उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम्र राजधानी है। आम्र राजधानी मलिहाबाद है, जो कि मलिहाबाद आपको पता है कि भारत का वहाँ पे आम्र राजधानी के नाम से जानते हैं। जबकि प्रयागराज को संगम नगरी आपको पता ही है, मुरादाबाद पीतल नगरी, वहाँ पे चूड़ी नगरी बोलते हैं, बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेशों से घिरा हुआ है, वो टोटल 9 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से घिरा हुआ है, और जिसमें से 1 केंद्रशासित प्रदेश और 8 राज्य होंगे। ठीक है, साथ ही साथ नेपाल एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? अभी के हिसाब से देखा जाए 2013 का है तो गलत है, अभी आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मठ के अध्यक्ष रहे हैं, कौन रहे हैं आपको पता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी। एक पुजारी भी हैं और राजनेता भी हैं वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी, इनका पूरा नाम है श्री अजय सिंह बिष्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 5 जून 1972 को पंचूर गौड़ी पड़वाल उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ, और आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत और अवैध नाथ के उत्तराधिकारी और हिंदू वाहिनी राष्ट्रवादी समूह के संस्थापक भी हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किस संप्रदाय से आते हैं? तो राइट आंसर है इसका नाथ संप्रदाय। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ है। एक गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत और राजनेता है। वर्तमान में 21वें मुख्यमंत्री और हिंदू युवाओं के सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से है। 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कुल टोटल 75 जिले हैं। अभी महाकुंभ की वजह से महाकुंभ नगरी एक क्षेत्र जिला हुआ है उत्तर प्रदेश का।
कौन सा उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? आपको पता है बिहार उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है। और इसके अलावा अगर मैं बात करें उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित राज्य अगर देखा है तो इसकी सीमा से उत्तर में नेपाल, उत्तराखंड राज्य से दक्षिण मध्य प्रदेश हो गया, साथ ही साथ पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, पूर्व में बिहार और दक्षिण पूर्व में झारखंड और छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। कौन सा शहर अवधी या मुगल साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध है? दैट इज द लखनऊ, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? इसमें जानते हैं तो उड़ीसा है इसका राइट आंसर। और देखिए उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूता है? ये देखिए ये है तेलंगाना। ऑप्शन से ही आप बता सकते हैं कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? राज्य वृक्ष आपको पता है अशोक है। कई बार क्वेश्चन आया, लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का दिवस मनाया जाता है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई? दैट इज द इलाहाबाद प्रयागराज, इसका राइट आंसर है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना सन 1831 में इलाहाबाद प्रयागराज जिले में की गई। राजस्व बोर्ड राज्य में उत्तम राजस्व न्यायपालिका था जिसमें आकस्मिक कार्यकारी कार्यों के लिए आयुक्त और कलेक्टरों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती थी। राजस्व बोर्ड के कार्य देखा जाए तो किराया राजस्व का संग्रहण और संग्रहण कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानूनों का प्रशासन, स्टाम्प उत्पादन शुल्क, अफीम, आयकर से संबंधित कानूनों का प्रशासन, राजस्व कानूनों के संबंध में न्यायिक कार्य निपटान संचालन। उत्तर प्रदेश दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और देखा जाए 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार मनाया जा रहा है, 24 जनवरी को मनाया गया है। उत्तर प्रदेश का जो देखा जाए टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना परसेंटेज है? उत्तर प्रदेश का 7.33% है पूरे भारत के क्षेत्रफल से। आपने देखा टोटल उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और उत्तर प्रदेश चौथा बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया? आपको पता है कि रूमी दरवाज़ा इसका राइट आंसर है, जो कि लखनऊ के रूमी दरवाज़ा जो कि ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ के एक प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण जो कि नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 में कराया है। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है? हापुड़। आपको पता है मात्र 660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। वहीं पर सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, 7680 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? नेपाल के साथ जो कुशीनगर नहीं करते कि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, टोटल 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो देख सकते हैं बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। राजकीय चिन्ह में से जो नहीं है आपको पता है कि मोर नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, क्रौंच और पशु बारहसिंगा, वृक्ष अशोक, पुष्प पलाश, खेल हॉकी, छिन्न, एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर है। अम्बेडकर नगर का क्षेत्रफल 2350, कानपुर नगर का 3155, गौतम बुद्ध नगर का 1282, संत कबीर नगर का 1646। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल और जनपद क्रम से आपको देखा जाए तो खीरी और संत रविदास नगर है। और वहीं पर देखा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, वो आपको पता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, बस्ती। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? वो है सहारनपुर है, इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से है बलिया, सबसे पूर्वी शहर है। और निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र है। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? वो है ऑप्शन में देखा जाए तो वाराणसी, वैसे देखा जाए तो आपने देखा ही हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर है। और इसके अलावा देखिए ऑप्शन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम देखा जाए, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद जो है संत रविदास नगर है, भदोही ऑप्शन में है, लेकिन वैसे देखा जाए तो आपको पता ही है। उत्तर प्रदेश का भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है।
आपको पता है। देखिए लंबाई अगर देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम 650 वर्ग किलोमीटर 650 किलोमीटर है। वहीं पर उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर है। टोटल क्षेत्रफल आपने देख लिया कितना परसेंटेज है, 7.33। चौथा स्थान है। इससे पहले उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में प्रथम जो स्थान है राज्य में राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपको पता लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा हापुड़ है 660 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य आपको पता है सीमावर्ती राजस्थान, इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है जिसकी ग्लोब पर अवस्थिति देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 डिग्री 52 मिनट है उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं पर पूर्वी देशांतर के विषय में देखा है 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। 8 राज्य एक केंद्रशासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश का सीमा साझा होता है, आपको पता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक नेपाल भी है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है महोबा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से। वहीं पर चित्रकूट धाम बुंदेलखंड मंडल के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है? जाहिर सी बात है, आपको पहली बार बहुत बार बता दिया गया। देखिए एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। अभी शामली को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले जिसमें से मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली ये सब एनसीआर में शामिल है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो आपको पता है नेपाल के साथ टोटल 7 जिलों से लगती है, जिसमें से देख सकते हैं महाराजगंज एक है नेपाल के साथ। और अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश किया गया, आपको पता है 24 जनवरी 1950 को, इसीलिए इस दिन मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। और प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु जो है बारहसिंघा दलदल का मृग है राज्य पशु। और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। राज्य की भाषा हिंदू और उर्दू है, और हिंदी और उर्दू है। राज्य की पुष्प आपने देख ही लिया है। देखिए मिलान करना है, कौन सा शहर कौन से नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे आपको पता बिठूर है, सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ है, गोमती नदी के किनारे आपको जौनपुर है, राप्ती नदी के किनारे आपको गोरखपुर हो गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 75 जिले हैं। अभी हाल में ही कुछ समय के लिए 76वां जिला बनाया गया है जिसका नाम है महाकुंभ। ठीक है, महाकुंभ नगरी। 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी, और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। भौतिक विन्यास चैप्टर नंबर 2 है, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? गुप्त गोदावरी गुफाएं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। इस गुफा में 2 प्राकृतिक सिंहासन रूपी चट्टानें हैं, जहां माना जाता है भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने वनवास के दिनों में यहाँ पे समय बिताया था और दरबार भी लगता था। यहाँ एक छोटी नदी है जिसका नाम है गुप्त गोदावरी, जो कि भूमिगत गुफा में बहती है। और भीमबेटका की गुफाएं और बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। वहीं पर बादामी गुफाएं कर्नाटक राज्य में हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? सबसे ऊंची पहाड़ी आपको पता होना चाहिए सोनाकर है सबसे ऊंची पहाड़ी। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है असमतोत है जो कि सहारनपुर जिले में है। तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर है। यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी असमतोत है जो कि सहारनपुर जिले में है। उत्तर प्रदेश में इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना % भाग पर वन और वृक्षों से घिरा हुआ है? आपको पता है लगभग 9.18 भाग पर। उत्तर प्रदेश की सबसे उच्चतम बिंदु आपको अभी आपने देखा है कि अमसोट चोटी है, असमतोट जो भी बोल सकते हैं, जो कि सहारनपुर में है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या आपको 7 देखने को मिलेगा, जिसमें से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला है जो कि 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड चित्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। इसका नाम प्राचीन नाम जिजाक भुक्ति है। देखिए नेक्स्ट है कि मिलान करना है। लखीमपुर खीरी का संबंधित देखा जाए तो अधिकतम वन क्षेत्र से संबंधित है। सोनभद्र अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है।
और सोनभद्र अधिकतम 1, वहाँ पे आपको पता। सीतापुर में न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, ये गलत है, न्यूनतम 1 है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या अगर देखा जाए तो सीतापुर में है, और संत रविदास नगर में जो है सही है। हापुड़ न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में पूर्व का ग्रास कन्नौज को बोला जाता है, जो कि यहाँ पर इसको वर्तमान समय में देखा जाए तो इत्र व्यवसाय यहाँ पे बहुत फेमस है। इसके अलावा तम्बाकू के व्यापार भी यहाँ पे मशहूर है। कन्नौजी भाषा बोली जाती है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, इसको पूर्व के ग्रास के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्राचीन नगरी है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी प्रतिष्ठित रहा है। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? महोबा, आपको पता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इसको सही मिलान करना है। देखिए, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, नंदा उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है अभी तक, यह है अलीगढ़ को। और उत्तर प्रदेश के 8 जिले, जिसमें से गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात और रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवत, महेंद्रगिरी, भवानी, जिंद, करनाल, राजस्थान के भरतपुर और अलवर है। ये सब एनसीआर रीजन में है। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत जो आता है? उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश सीमा, जो कि बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में 11 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश का, वो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। इसमें देख सकते हैं इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। 7 उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 7 जनपद हैं, दो संभाग, और मध्य प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में 13 जनपद, 3 संभाग, लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाता है? तो देख सकते हैं इसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार, जाहिर सी बात है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। बलिया है, जो कि सबसे पूर्व का भी राज्य है, सबसे पूर्व का जिला भी है। ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी शामली है। उत्तर प्रदेश के राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पता नेपाल है, 7 जिलों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? हरदोई इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई, जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद, कन्नौज उत्तर में, और लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर, साथ ही साथ दक्षिण में उन्नाव, लखनऊ जिले से घिरा हुआ है। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा जिला जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? जाहिर सी बात है, अलीगढ़ नहीं करता है। ठीक है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, कौन से राज्य इनमें से शामिल नहीं है? उड़ीसा नहीं है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है, साथ ही साथ एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट चैप्टर है जलवायु और मृदा, देखेंगे इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से जलवायु के विषय में देखेंगे। थैंक यू सो मच। इसके बाद जलवायु के विषय में हम लोग जैसे देखेंगे, उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव है, इसको भी बहुत अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप कहें तो चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं जलवायु और मृदा के विषय में। तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है इसको हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं उष्णकटिबंधी, ठीक है, उष्णकटिबंधी जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उष्णकटिबंधी इसका राइट आंसर है, उष्णकटिबंधी मानसूनी। तो 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के साथ उष्णकटिबंधी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है, वर्षा मानसून के मौसम में होती है, देखिए जो जून से सितंबर तक चलता है। उत्तर प्रदेश का आपने देखा, उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से देखा है तो उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्र में आता है, जहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधी प्रकार की मानसून प्रकार की है। ठीक है। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, जो 2 प्रमुख है, जिसमें से आर्द्र और उष्ण और साधारण आर्द्र और उष्ण प्रदेश बोला जाता है। आर्द्र उष्ण मतलब जो तराई वाला क्षेत्र है, जहाँ पे 120 से लेकर 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है,
और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं पर साधारण आर्द्र जहाँ पे होता है वहाँ पे 100 से लेकर 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो गंगा का विशाल मैदान मृदा आपको उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दक्षिण पठार का प्राचीन रवेदार और विंध्य शैली या बुंदेलखंडी मिट्टियाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो गंगा का जो विशाल मैदान, यहाँ पे बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा या खादर नवीन जलोढ़ मृदा मिलती है, ठीक है। तो प्राचीनतम जो जलोढ़ मृदा होती है उसको बांगर कहते हैं, जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर कहते हैं। तो खादर बांगर आपको पता होना चाहिए। तो जलोढ़ मृदा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी मिट्टी होती है। यहाँ पर देखा है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण यह है कि यह कर्क रेखा के निकट अवस्थित है। जैसे कि चट्टानी मिट्टी चट्टानों से धुंध और विकिरण की कमी के कारण बहुत अधिक होता है। यहाँ पे उच्चतम औसत तापमान होने का एक प्रमुख अन्य कारण है कर्क रेखा के समीप होना भी है। इसके अलावा देखा जाए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, न तो 1 न ही 2। तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। पूर्वी आर्थिक क्षेत्र 28 जिले, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र 30 जिले, वहीं पर केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र 10 जिले, वहीं पर बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र 7 जिले हैं, ठीक है। निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक प्रकार की या एक की बुंदेलखंडी क्षेत्र में प्रमुखता है, वह है काली कपास की मिट्टी। इसका राइट आंसर है। काली मिट्टी में 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, काबर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, उत्पादन क्षमता अत्यधिक होती है। लाल मिट्टी, इस मिट्टी को राकर या यरुआ 2 समूह में विभक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के भाबर जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको पता है कि कंकरेली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है भाबर क्षेत्र में। लाल मिट्टी जो आपको मिर्ज़ापुर झांसी वाला क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका निर्माण अगर देखा जाए तो बलुकामय जो लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो लवण प्रभावित मृदाएं हैं उत्तर प्रदेश के कौन से मंडलों में पाया जाता है, आगरा और अलीगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंधन न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों को लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर जाती है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पे वर्षा ऋतु में कहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, एक देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी है। गोरखपुर क्षेत्र में 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या अगर देखा जाए तो टोटल 9 है, ठीक है। और 9 कृषि जलवायु में बांटा गया, जिसमें से आपको हमने देखा ही देख सकते हैं भाबर और तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है वो है जौनपुर में क्षेत्र है। देखिए हम लोग मिट्टियों का भी हम लोग देख लिए। इसके अलावा हम लोग देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है चैप्टर हम लोग देखेंगे वो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिट्टियों के विषय में हम लोग लगभग देख ही लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहा है हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब नदियों के विषय में देखेंगे, वन के विषय में देखेंगे, सब कुछ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे प्राकृतिक वनस्पति, वन और वन्यजीव के विषय में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है। देखिए अगर हम लोग देखें जो उत्तर प्रदेश की जो पहली बार वन नीति जो आई थी 1952 में आई थी, ठीक है। और वह उसके बाद दूसरी बार जो आई 1998 में घोषित किया गया, 1998, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगर हम लोग देखें तो वर्तमान समय में देखा है तो 2017 में वन नीति को लागू कर दिया गया है। और फॉरेस्ट एरिया को हम लोग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश
भारत वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में कुल जो वन क्षेत्र है 70,384 वर्ग किलोमीटर है, जो कि टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.22% है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें वन जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है 11,560 वर्ग किलोमीटर, वहीं पर संरक्षित जो किया गया 296, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो अति सघन वन जो है 1.09% है, 1.0। वहीं पर मध्यम सघन लगभग 1.67%, वहीं खुले वन जो कि 3.39% है, ठीक है। डेटा पूछ सकता है, यूपीपीसीएस है, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08% है, जो कि 7,421 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सबसे अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश का, देखिए मैप दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मैप को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है सबसे ज़्यादा यहाँ पे वन आवरण वाला क्षेत्र है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका 2,436.75 वर्ग किलोमीटर अधिक वन आवरण है यहाँ पे। लेकिन टोटल जो एरिया है वो क्षेत्रफल जो सोनभद्र का है उसके क्षेत्रफल का 35.29% पर फॉरेस्ट एरिया है, वन आवरण है। अब भदोही एक ऐसा ज़िला है जो कि वहाँ पे वन बहुत ही कम पाया जाता है, मात्र 0.37% पे पाए जाते हैं। वहीं पर लखीमपुर खीरी भी आपको देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अति सघन वन पाए जाते हैं, 804.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, ठीक है। और अधिकतम मध्यम वन क्षेत्र और खुला वन क्षेत्र सोनभद्र में आपको मिलेगा, और डेंस फॉरेस्ट जो कि डेंस वन आवरण जो कि आपको लखीमपुर खीरी में मिलेगा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन जो कि आपको तराई वाला क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। वनों के प्रकार अगर देखा है तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, वहीं पर कटीली झाड़ियाँ भी पाए जाते हैं, ठीक है। उस उत्तर प्रदेश में जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है मोस्टली आपको तराई वाला क्षेत्र में ही पाया जाता है। यहाँ पे साल, बेर, गुलर, पलाश के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। शुष्क पर्णपाती में नीम हो गया, पीपल हो गया, ये सब, जामुन हो गया, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कटीली जो वन पाए जाते हैं आपको ये इस बिल्कुल बुंदेलखंड वाले एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको कंटीले, कक्को, कत्था, फुलाई, इन सब के पेड़ पाए जाते हैं। साथ साथ राल और गोंद की प्राप्ति भी होती है वनों से, आपको पता है। तो अधिकतम वन क्षेत्र में अगर देखा जाए सोनभद्र है सबसे ज़्यादा, उसके बाद चंदौली वहीं पे पास में ही है, और चित्रकूट है। न्यूनतम आपको भदोही पता है, इसके बाद मैनपुरी है। अगर सबसे अधिकतम वन क्षेत्र देखा जाए तो एरिया में सोनभद्र, लखीमपुर खीरी सेकंड नंबर पे है, एरिया वाइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपने देखा। वहीं पर वनों से लाभ आप जानते हैं, बहुत सारी योजनाएं भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख वन्य जीव हैं, तो वन्य जीव बोर्ड का जो अध्यक्ष होते हैं, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी खुद होते हैं। भारत में वन्य जीव प्राणी अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, और वन्य प्राणी को समवर्ती सूची जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया है, समवर्ती सूची में वन्य प्राणी को, और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया, किसमें, समवर्ती सूची में। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तेंदुआ हो गया, रीछ हो गया, हाथी हो गया, हिरन हो गया, गीदड़, खरगोश, लोमड़ी, ये सब जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल अगर देखा जाए तो एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल उद्यान आपको देखने को मिलेगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में। 11 वन्यजीव विहार है, साथ ही साथ 15 पक्षी विहार है, 2 टाइगर रिजर्व है दुधवा के अतिरिक्त है, जो कि रानीपुर वन्यजीव विहार को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया हाल में 2022 में। उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार देखा जाए तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद आपको उन्नाव मिलेगा, समझपुर, रायबरेली, लाल बेहोशी कन्नौज में, ओखला, गौतम बुद्ध नगर, बखीरा वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में, सांडी आपको हरदोई में, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार आपको प्रतापगढ़ जहाँ पे आंवला की खेती होती है वहाँ पर शेखा झील आपको अलीगढ़ में मिलेगा, शेखा झील पक्षी विहार। समान पक्षी विहार मैनपुरी, जयप्रकाश नारायण जो सुरहा ताल है मैनपुरी में, सुर सरोवर पक्षी विहार इटावा आगरा, पार्वती अर्गा गोंडा में, विजय सागर महोबा, पटना पक्षी विहार एटा में,
ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। सब देखिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि 78 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है, जो कि चंदौली जिले में पाया जाता है। 1957 में इसकी स्थापना हुई है, सबसे पुराना बोल सकते हैं। ठीक है, किशनपुर वन्यजीव विहार ये आपको 1972 में इसकी स्थापना, ये लखीमपुर खीरी में। कतरनी घाट बहराइच में है, वन्यजीव विहार है। सरानीपुर चित्रकूट में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आपको आगरा इटावा में। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर सोनभद्र। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ हापुड़ बिजनौर मिलेगा। सुहागी वरवा जो कि महाराजगंज में। सोहलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर में। कछुआ वन्यजीव विहार आपको वाराणसी में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह आपने इंपॉर्टेंट वन्यजीव विहार के विषय में आपने देखा ही। अब हम लोग देखा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में ही हम लोग मोस्टली डिस्कस कर लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में कान्हा नहीं है। कान्हा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान तथा वर्ष 1973 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा। सबसे छोटा वन्य अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो आपको पता है कि पटवा वन्यजीव विहार ये आपको है। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश सबसे छोटा है, एटा जिले में है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। 108 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। गंगा डॉल्फिन जो कि आपको पता है, इसको बोलते हैं सुसु के नाम से जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है, इसको सुसु भी नाम जानते हैं। किशनपुर वन्यजीव विहार, किशनपुर आपको दुधवा नेशनल पार्क से संबंधित है, इसका एक हिस्सा है और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ पे तेंदुए, टाइगर्स, अजगर, हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर ये सब मिलते हैं। वहीं पर अगर देखा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती की बात हो रही है? तो जाहिर सी बात है, इसमें जो ऑप्शन है पाँचवा का ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है साल हो गया, पलाश हो गया, अंजीर, अमलतास ये सब हो गए शुष्क पर्णपाती में, जो कि नदी के तट के नम वाला क्षेत्र। यहाँ पे नीम, पीपल, शीशम, महुआ, बबूल आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए घर है? आपको घड़ियाल इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्र जो कि आपको देखा जाए तो 2021 के लेटेस्ट जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 6.15% पे वनावरण है। 3.08% पर वृक्षारोपण है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा जो जिला है वनावरण वाला में ये आपको सोनभद्र मिलेगा। लखीमपुर खीरी सेकंड नंबर पे है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी इटावा में है, जो कि 350 हेक्टेयर क्षेत्र में लायन सफारी को स्थापना हुआ है। सॉरी, यह 8 किलोमीटर का परिधि वाला एशिया का सबसे बड़ा सफारी पार्कों में से एक है। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? ये आपको टोटल टाइगर रिजर्व 4 मिलेगा, जो कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। साथ ही साथ रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य भी हाल में ही बनाया गया है, चित्रकूट जिले में बनाया गया है। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? आपको पता है तेंदुआ। निम्नलिखित में से तेंदुआ प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जानते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य आपको हस्तिनापुर में मिलेगा। चंद्रप्रभा आपको चंदौली में, किशनपुर आपको लखीमपुर खीरी और कतरनी घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ये आपको सांडी वन्यजीव जो कि हरदोई जिला में पाया जाता है। सांडी वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में अवस्थित है। बखीरा पक्षी वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में पाया जाता है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये आपको उन्नाव जिले में पाया जाता है। 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य कर दिया गया। यह अभयारण्य 224.6 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीथम झील बहुत इंपॉर्टेंट सारस, क्रैन और चित्तीदार गिद्ध के लिए फेमस है और यह भारत के आगरा में है। कीथम झील 2020 में रामसर साइटों की सूची में इसको सम्मिलित किया गया है। 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कीथम झील और आसपास के क्षेत्र को सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, जो कि लगभग 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो 490 वर्ग किलोमीटर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। 1977 में इसका स्थापना हुआ है और उत्तर प्रदेश में जो है नवाबगंज में पक्षी अभयारण्य स्थित है, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य।
इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ राजमार्ग और उन्नाव जिले में अभयारण्य 250 प्रकार के प्रवासी पक्षियों के संरक्षण प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? ये दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत, ये जो कि बाघ अभयारण्य है। साथ ही साथ अभी हाल में ही आपको पता है रानीपुर है वन्यजीव अभयारण्य जो कि चित्रकूट में है। वर्तमान में 4 बाघ टाइगर रिजर्व है। और 1973 में आपको पता है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य में से संबंधित युग में से कौन सा बेमेल है? चंद्रप्रभा आपको यहाँ पे चंदौली रहना चाहिए, तो ये भी वाराणसी है, उस समय के हिसाब से यहाँ पे वाराणसी होना चाहिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको लखीमपुर खीरी है, रानीपुर चित्रकूट है, और कतरनी घाट अगर देखा जाए तो ये बहराइच में है। तो इसमें देखिए सब कुछ डिफरेंस दिया ही है। इसके अलावा हम लोग बात करें नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में? नवाबगंज आपको उन्नाव जिले में मिलेगा। नवाबगंज पक्षी विहार सांडी हरदोई में, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, समन पक्षी विहार अभयारण्य मैनपुर में, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा में। सुरहाताल पक्षी अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? दैट इज द बलिया इसका राइट आंसर है। सुरहाताल पक्षी अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्र में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अवस्थित है। बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना ये 2012 और 13 में हो गया था। बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012-13 में। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1986 में की गई है? यह है दलदल हिरण इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में इसे हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य 1986 में स्थापना किया गया। इसे दलदली हिरणों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित की गई है। दलदली हिरणों को बारहसिंगा भी कहा जाता है। इस अभयारण्य में सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली बिल्ली आदि जीव पाए जाते हैं। वर्तमान में इस अभयारण्य का विस्तार गाजियाबाद, बिजनौर और ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा जिले में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापना किया गया? कतरनी घाट इसका राइट आंसर है। किशनपुर 1972 में स्थापना किया गया, चंबल 1979 में। और उत्तर प्रदेश के रायपुर नामक कोई वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया, यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1977 में किया गया है। चंद्रप्रभा आपको पता है चंदौली जिले में है उत्तर प्रदेश का। ये जो अभयारण्य मात्र 78 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में हुआ था, सबसे पुराना बोल सकते हैं। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है विजय सागर। और उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपको पता है कि किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, पीलीभीत में है। और मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में है? ये आपको मथुरा इसका राइट आंसर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? महावीर स्वामी अभयारण्य लाल बेहोशी कन्नौज में है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य हो गया, कैमूर हो गया, मिर्जापुर सोनभद्र। जो इसमें सही नहीं है, इसमें से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी है। ये किशनपुर आपको ये लखीमपुर खीरी में मिलेगा। महावीर स्वामी ललितपुर में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी इम्पोर्टेंट है, लखीमपुर खीरी में है। और मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया है। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया गया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य और केतरनी घाट को मिलाकर 1987 में टाइगर रिजर्व बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? यह है कालेसर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का ही एक शाखा है। दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। कतरनी घाट वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। सुरहाताल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अवस्थित है। 1991 में एक पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र ये महाराजगंज में है, पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र। निम्नलिखित अगर पक्षी अभयारण्य में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कौन सा अवस्थित नहीं है? तो इसमें देख सकते हैं चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु है।
व उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में, पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले, वहीं पर जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल बलिया जिले में अवस्थित है। वहीं पर अगर देखा जाए नेक्स्ट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र देखा है तो 2021 के 2021 के अनुसार अगर देखा जाए तो कुल वनावरण और वृक्षारोपण 9.23% है, वन क्षेत्र 6.84 है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह तो जुलाई में मनाया जाता है, 1 से लेकर 7 जुलाई में मनाया जाता है। वहीं पर देखा जाए सही सम्मिलित करना है, नवाबगंज पश्चिमी बिहार उन्नाव में है, ओखला पश्चिमी बिहार गाजियाबाद, समस्तपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली, पार्वती अर्गा गोंडा में, ओखला पश्चिमी बिहार गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए नेक्स्ट में नवाबगंज ये आपको उन्नाव जनपद में मिलेगा। मिलान करना है, असम में उड़ीसा सिमलीपाल हो गया। देखिए कौन सा, कर्नाटक में बांदीपुर हो गया, उत्तर प्रदेश असम में मानस हो गया, उत्तर प्रदेश में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड हो गया है। इसके अलावा देखिए कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये भागलपुर में है बिहार में, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली सही है, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल आपको हरियाणा मिलेगा, बब्बर शेर सफारी इटावा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा सर्वाधिक वन आच्छादित है, ये आपको सोनभद्र में देखने को मिलेगा। 1% वाले 4 जिले हैं, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर, सुरहाताल पश्चिमी बिहार आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 41 का ऑप्शन नंबर डी है, ये है बलिया में। इसके अलावा अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, दैट इज द समस्तपुर पक्षी अभयारण्य है, बेदांगथल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, घाटप्रभा कर्नाटक में, जायकवाड़ी महाराष्ट्र में, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में अवस्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है, क्या ही क्वेश्चन कर रहा है, देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन का कुछ समझ नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था, वन निगम 25 नवंबर 1974 को वन निगम स्थापित किया गया था। बाघों के संरक्षण संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है, ये आपको अमनगढ़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आई होप क्लियर हो गया होगा। पश्चिम बिहार के विषय में आपने देखा। देखिए उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है, आप जानते ही हैं, ठीक है। और राज्य वन्यजीव अभयारण्य आपको पता है कि बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का जो चंद्रप्रभा है सबसे पुराना वन्यजीव बिहार है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है, ठीक है। तो इस तरह आई होप इम्पोर्टेंट आपने देख लिया। देखिए वन प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है 1 से लेकर 7 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। और रेड डेटा बुक का संबंध हम जानते हैं संकटग्रस्त और लुप्त प्राय जीवों के विवरण से होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रदेश में पक्षियों के लिए आम जनता की जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष दिसंबर महीना में जो पहला सप्ताह होगा इसको बर्ड फेस्टिवल के रूप में मनाया जाएगा, बर्ड फेस्टिवल, कि जिससे कि जागरूकता फैले, ठीक है। जागरूकता फैलाने के लिए बर्ड फेस्टिवल का मनाया जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ें हैं, वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा चैप्टर। तो आई होप मेन जो क्वेश्चन था हम लोग इसको डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नदी, झील और आर्द्र भूमियों के विषय में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं, झीलें हैं और आर्द्र भूमियों वेटलैंड्स के विषय में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो फिजिकल मैप है। और अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, जो हिमालय है यहाँ से निकलने वाली जो नदियां हैं, ठीक है। सेकेंड जो पार्ट है वह है गंगा के मैदान से निकलने वाली बहुत से नदियां, जो गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियां हैं, ठीक है। थर्ड जो पार्ट है वह है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, जो प्रायद्वीपीय पठार इधर से आपको सदर्न उत्तर प्रदेश का जो सदर्न पार्ट है
वेस्टर्न सदर्न पार्ट, ये सब वहाँ से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, तो आपने देखा 3 तरह से निकलने वाली नदियाँ उत्तर प्रदेश में विभाजित किया गया है। और गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। गंगा नदी देख सकते हैं, गंगा रिवर है, और यमुना रिवर देख सकते हैं यहीं पे आके प्रयागराज में मिल जाते हैं। ठीक है, इनका बहाव अगर देखा जाए तो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उत्तर प्रदेश की जो इम्पोर्टेंट रिवर है देख सकते हैं, केन, बेतवा, सोन। केन हो गया, देखिए यहाँ पे बेतवा रिवर हो गया, सोन रिवर हो गया, कर्मनाशा हो गया, चंबल रिवर हो गया, रिहंद्र, देखिए चंद्रप्रभा रिवर उत्तर प्रदेश के बिल्कुल ही आपको सोनभद्र के चंदौली के आसपास मिलेगा आपको। ठीक है, इस वाला रेंज में। इसके अलावा अगर हम लोग देखें हिमालय से निकलने वाले जो नदियां हैं इंपॉर्टेंट, गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, देखिए यहाँ पे शारदा हो गया। ठीक है, घाघरा रिवर हो गया, गोमती रिवर हो गया, ये सब। ठीक है, राप्ती नदी हो गया। इसके अलावा जो गोमती, वरुणा, ये सब रिवर जो कि मैदानी भागों से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय भागों से जो निकलती हैं, केन, बेतवा, सोन हो गया। इसके अलावा देखिए गंगा की नदी के विषय में अगर हम डिस्कस करें, गंगा रिवर है। गंगा रिवर उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे लंबी नदी है और लगभग 1450 किलोमीटर प्रभावित होती हैं। और गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसमें से आप देख सकते हैं घाघरा रिवर है, रामगंगा रिवर है। ठीक है, इसके अलावा गंडक रिवर है, आगे जाकर गोमती, कोसी हो गया, यमुना हो गया, बागमती हो गया, ये सब रिवर मिलती हैं। ठीक है, गंगा नदी, यमुना और सरस्वती नदी, ये तीनों ही नदी प्रयागराज में संगम में मिलती हैं। यहाँ पे बहुत भव्य कुंभ का आयोजन किया जाता है। गंगा नदी का मुख्य धारा भागीरथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा नदी की जो संयुक्त धारा है आगे चलकर गंगा रिवर का रूप लेती हैं। ठीक है, धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती है और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में प्रवेश करते हैं। देखिए इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहें तो आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुके रहिए। पूरे ही गंगा नदी तंत्र को आपको दिखाते हैं। देखिए गंगा नदी तंत्र, यहाँ से आप देख सकते हैं बद्रीनाथ और यहाँ पे नीति दर्रा से धौली गंगा, बद्रीनाथ से आपको विष्णु गंगा, दोनों ही रिवर मिलने के बाद विष्णु प्रयाग में मिलती हैं और अलकनंदा के नाम से जानती हैं। अलकनंदा नदी ही आगे जाके नंदाकिनी रिवर से मिल जाती हैं जो कि नंद प्रयाग में मिलती हैं। फिर आगे पिंडर रिवर आकर कर्णप्रयाग में मिल जाती है अलकनंदा नदी से। फिर आगे ही रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी ही अलकनंदा में आकर रुद्रप्रयाग में मिल जाती है, जो कि मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है। ठीक है, अब ये आपको इसके बाद ये तो आपने देख लिया, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी दोनों ही मिल जाती हैं। इसके आगे देखिए देवप्रयाग में जैसे ही आते हैं देवप्रयाग में, वहाँ से गंगोत्री से भागीरथी रिवर और भिलंगना रिवर जो कि आकर देवप्रयाग में मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर बिजनौर यूपी में गंगा रिवर प्रवेश करती हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि कन्नौज में यहाँ पे रामगंगा नदी आकर प्रवेश करती हैं। ठीक है, फिर कानपुर गंगा नदी के तट पे है। इसके बाद प्रयागराज में यमुना नदी देख सकते हैं, यमुनोत्री से निकलती हैं और दिल्ली होते हुए, मथुरा होते हुए, आगरा होते हुए इटावा में आने के बाद यहाँ पे चंबल नदी, इटावा की जो चंबल नदी है इटावा में आकर प्रवेश करती हैं यमुना नदी में। साथ ही साथ आगे और आने के बाद यहाँ पे देखिए मालवा पठार से कुछ रिवर निकलती हैं। फिर उसके बाद देखिए बिंद पहाड़ी से बेतवा रिवर निकलती है, हमीरपुर में आकर मिल जाती है। यमुना नदी में कैमूर पहाड़ी से केर रिवर निकलती है जो कि बांदा में आकर मिल जाती है। फिर ये सब रिवर जाके यमुनोत्री, ये जो यमुना रिवर है जाके प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये आपने देखा गंगा नदी तंत्र को बहुत ही अच्छे ढंग से देखा आपने, इससे बेहतर आप कहीं भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा उत्तर प्रदेश के किनारे जो अवस्थित प्रमुख नगर हैं देख सकते हैं आगे फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, ये सब है। ठीक है, और यमुना नदी के विषय में आपने देखा यमुना नदी का जो उद्गम होता है यमुनोत्री हिमालय से होता है। ठीक है, जो कि बंदरपुच के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। ठीक है, तो यमुना नदी के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर हो गया, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा,
इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज में होकर निकलती है। ठीक है। चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है, आपने देखा ही। बेतवा नदी यमुना नदी से हमीरपुर में मिलती है। वहीं बांदा में भोजहा के निकट यमुना से केन नदी मिलती है, आपने देख लिया। ठीक है। तीनों ही आपने यहाँ से देखा था कैसे रिवर मिलती है यमुना नदी में। ठीक है। रामगंगा नदी का उद्गम आप जानते हैं हिमालय की दूधा टोली श्रेणी से होता है। यहाँ से देखिए दूधा टोली श्रेणी से, इसका भी आपने देखा। रामगंगा नदी पे ही कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसके बाद रामगंगा नदी उत्तराखंड निकट बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है। वहीं पर अगर शारदा रिवर के विषय में भी देखा दे कि शारदा रिवर देख सकते हैं यहाँ से। शारदा रिवर का उद्गम कुमायूं हिमालय से प्रारंभ होता है और प्रारंभ में इसको कारी नदी से जानते हैं और गौरी गंगा नाम से भी इसको जानते हैं। शारदा नदी पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। आप देखिए पीलीभीत है यहाँ पे, नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। इसके अलावा आप देखिए घाघरा रिवर के विषय में। घाघरा रिवर के विषय में अगर देखा जाए, देखिए घाघरा रिवर ये है। घाघरा रिवर का उद्गम अगर देखा जाए तो मापचांगो हिमनद से होती है और इसकी सहायक नदी है करनाली हो गया, सीखा हो गया, टीला हो गया, ये सब हो गया। और इसे सरयू के नाम से ही जानते हैं, सरयू के नाम से ही घाघरा रिवर को जानते हैं। अयोध्या जो कि सरयू नदी के तट पर बना है, आपको देखते हैं, जानते ही हैं। राप्ती नदी आप जानते हैं, इसका उद्गम रकुम कोट से हुआ है। वहीं पर चंबल नदी का उद्गम आपने देख लिया है पूरा, बहुत ही अच्छे। चंबल नदी पर इंपॉर्टेंट बांध भी बनाया गया है, देख सकते हैं। चंबल नदी पर इंपॉर्टेंट बांध जो कि देख सकते हैं गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, कोटा मैराज, ये सब बनाया गया है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग इम्पोर्टेंट और भी इम्पोर्टेंट बेतवा रिवर को आपने देख ही लिया है। बेतवा रिवर इम्पोर्टेंट है, ये भी ये उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन और हमीरपुर से होकर गुजरती है बेतवा रिवर। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से। केन रिवर भी आपने देख लिया, कैमूर पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों से प्रभावित होती है। गोमती नदी के विषय में देख लिया इंपॉर्टेंट। तो उत्तर प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट रिवर है आपने इसको डिस्कस कर लिया। प्रमुख बांध इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गोविंद बल्लभ पंत है जो कि रिहंद बांध पे रिहंद नदी बनाया गया। ओबरा है, ये भी रिहंद नदी। माता टीला ये बेतवा नदी बनाया गया है। ठीक है। इस तरह इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे। और वेटलैंड्स के विषय में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में, वेटलैंड्स अगर देखा जाए, देखिए उत्तर प्रदेश में जो वेटलैंड्स है, एक है बखीरा वेटलैंड्स, ये आपको वन्य जीव विहार है, ये संत कबीर नगर में है। हैदरपुर हो गया, हैदरपुर आपको मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर में है। वहीं पर सूर सरोवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगरा का है। गोंडा में पार्वती अर्गा है, पार्वती अर्गा गोंडा में है। समान पक्षी विहार ये मैनपुरी में है, मैनपुरी में समान पक्षी विहार है। समसपुर जो समसपुर पक्षी विहार है रायबरेली में, समसपुर पक्षी विहार। इसके अलावा नवाबगंज उन्नाव में है, सांडी हरदोई में है। सरसई नवार झील ये आपको इटावा में मिलेगा। ठीक है। तो आपने देख लिया उत्तर प्रदेश की इम्पोर्टेंट जो रामसर वेटलैंड्स है, इसके विषय में आपने देखा है। तो अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म नदी शहर स्थित है? तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी मथुरा बेतवा है। सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पे है। गोरखपुर राप्ती नदी, मथुरा यमुना और कानपुर गंगा नदी के तट पे है। काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, ये आपको गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप जानते हैं। और गंगा नदी के विषय में पूरा है देख लिए, तो अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो बेतवा नदी का है। बुंदेलखंड का जो सिंचाई है लगभग 50% योगदान बेतवा रिवर करती है और 25% योगदान केन रिवर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है? उत्तर प्रदेश देखिए गंगा भी बहती है, यमुना भी बहती है, झेलम आपको छोड़कर रामगंगा भी बनती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है, झेलम नदी नहीं बहती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर और पीओके और में बहती है। फुल्लर झील, फुल्लर झील के विषय में देखिए भारत के किस राज्य से स्थित है? फुल्लर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। फुल्लर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे पंगैती फुलहर ताल या गोमत ताल भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधोटांडा के समीप स्थित एक झील है। गोमती नदी का उद्गम जो कि फुल्लर झील से ही हुआ है। हरियाणा की महत्वपूर्ण झील देखा जाए दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, कोटला हो गया। छत्तीसगढ़ की प्रमुख झील हो गया सतरंगा झील और इस दलपत सागर ये सब हो गया। सुरहा ताल एक चाँप है। सुरहा ताल उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में स्थित एक प्राकृतिक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। इसका क्षेत्रफल देख सकते हैं 34.32 वर्ग किलोमीटर है।
ठीक है। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, लगभग वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। ये आपको गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास स्थित है सारनाथ। ठीक है। सारनाथ में आपको अशोक स्तंभ है, धमेक स्तूप है, मृगदाव है और बौद्ध संग्रहालय भी स्थित है। इसका देखिए 8वां नंबर, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट ऑप्शन है। जो सही ऑप्शन है, रामगंगा कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। इसके बाद देखिए बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, गलत ऑप्शन है। तो केवल एक ऑप्शन सही है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं, हमीरपुर के पास मिलती है। आपने देखा है पूरा ही। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार है, ये अलीगढ़ में अवस्थित है। इसके बाद देखिए सूर सरोवर स्थल के विषय में अगर देखा इसमें से कौन सा सत्य है, तो इसमें से केवल 2 सत्य है। यह मानव निर्मित जलाशय है सूर सरोवर। कहाँ पे है? ये आगरा में है सूर सरोवर। ठीक है। भारत के 82 स्थलों में से रामसर जो है इसमें से सूर सरोवर भी है। सबसे ज़्यादा आपको तमिलनाडु में 16 है और उत्तर प्रदेश में 10 स्थल है, दूसरे स्थान पर रामसर साइड में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? आपको पता है बिजनौर में, और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर प्रभावित होती है। 1450 किलोमीटर है, आपने देखा ही। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से कौन रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? सूर सरोवर है, समसपुर है, सरसई नवार झील है और सुरिंसर मानसर झील नहीं है। ठीक है। ये कहाँ पर हो? इटावा उत्तर प्रदेश में है। सुरसर मानसर झील उत्तर प्रदेश में नहीं है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावित नहीं होती है? आपको सोन हो गया, गंडक हो गया, शारदा हो गया, हिंडन, सभी प्रभावित होती है। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए सौ झील मैनपुरी, ये बिल्कुल करेक्ट है। शेखा झील अलीगढ़ है, ये भी पता है। बखीरा झील संत कबीरनगर। सरसई ये गलत है, यहाँ पे इटावा होना चाहिए। ठीक है, इटावा राइट आंसर है। देखिए इसको आपने पूरा ही अच्छे ढंग से मैप को देखा है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कोसी, ये गोरखपुर गलत ऑप्शन है। ये कोसी गोरखपुर के तट पर नहीं है। गोरखपुर कोसी नदी के तट पर गोरखपुर नहीं है। गंगा के किनारे वाराणसी है, गोमती के किनारे सुल्तानपुर है और सरयू नदी के किनारे अयोध्या, आपको पता ही है। ठीक है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पे है। देवदरी राजदरी आपको पता है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला में अवस्थित है। बहुत यहाँ पे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भी है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बिठूर गंगा नदी के तट पर सही है। गोरखपुर राप्ती नदी। जौनपुर जो कि है आपको गोमती नदी के तट पर रहेगा। कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर। यमुना नदी आपको पता है गंगा नदी 28 जिलों से होकर गुजरती है, वहीं पर यमुना नदी 19 जिलों से होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आपको पता है पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है। सही सम्मिलित करें। चित्रकूट का संबंध मंदाकिनी से, जौनपुर गोमती, मथुरा का संबंध यमुना से, अयोध्या का संबंध सरयू से है। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो आप देख सकते हैं सभी इसमें हैं। देखिए सरसई नवर झील हो गया, समान पक्षी विहार हो गया, सांडी हो गया, समसपुर हो गया, पार्वती अर्गा, नवाबगंज, सुर सरोवर, हैदरपुर, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ये सब आपने देख लिया है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कृषि और पशुपालन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में कृषि और पशुपालन। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की मैप को देखते हैं और इससे संबंधित कृषि और पशुपालन के महत्व को समझते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है इसमें कृषि का जो रोल है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लेटेस्ट जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो अगर 59.3% लोग जो कि कृषि में लगे हुए हैं। ठीक है। जिसमें से दीर्घकालिक और अल्पकालिक में लगभग 30.3%। वहीं पर अगर दोनों लोग को मिला लिया जाए लगभग दीर्घकालिक व अल्पकालीन कुल कृषक में अगर देखा जाए तो उसमें 29% है। और राज्य व्यवस्था अगर देखा जाए, राज्य की अर्थव्यवस्था है इसमें अगर देखा जाए करंट प्राइस पर लगभग कृषि का योगदान देखा जाए, जीबीए देखा जाए तो 28.4% है। ठीक है। जिसमें से कृषि, वानिकी, मत्स्य का योगदान लगभग 27 के पास है। ठीक। इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है।
तो इस तरह आपने देख लिया है। तो अब हम लोग देखे थे उत्तर प्रदेश को लगभग 9 कृषि जलवायु, लगभग नहीं करेक्टली 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र अभी लेटेस्ट में देखा जाए तो 163.68 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, मतलब 2019-20 का लेटेस्ट डेटा। लेकिन अभी का देखा जाए तो लेटेस्ट डेटा देखा जाए तो अभी मतलब लगभग इसी के अराउंड में है। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ पे होता है। तो देखिए एटा की बात किया जाए तो एटा यहाँ पे है। एटा में अगर सबसे ज़्यादा पैदावार देखा जाए तो जौ की पैदावार होती है। जौ का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता होता है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जौ पैदा भी होता है एटा में। वहीं पर अगर देखा जाए तो हरदोई है। हरदोई में सबसे ज़्यादा अगर पैदा होता है यहाँ पे तो मक्का होता है। मक्का के बाद कन्नौज में भी मक्का का सर्वाधिक क्षेत्र है। कन्नौज में भी सर्वाधिक जो क्षेत्र है मक्का का कन्नौज है। वहीं पर देखिए यहीं पे आपको बहराइच देखने को मिलेगा। बहराइच में यहाँ पे भी सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला बहराइच है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें देखिए यहाँ पे आपका गाजीपुर है। गाजीपुर यहाँ पे चना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, सर्वाधिक उत्पादकता होती है। और अरहर की बात किया जाए तो फतेहपुर जो कि है अरहर के मामले में ज़्यादा है। बांदा यहीं पे है बगल में। बांदा में चना का सर्वाधिक क्षेत्र है और अरहर भी यहाँ पे होता है। साथ ही साथ झांसी की बात किया जाए, झांसी में सर्वाधिक चना उत्पादक जिला झांसी हो गया। साथ ही साथ जौ का भी सर्वाधिक क्षेत्र झांसी में है। इटावा की बात किया जाए देखिए यहीं पे जस्ट इटावा है। इटावा में अरहर का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरह आपने कृषि के विषय में देखा जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदावार होता है कौन सा क्षेत्र होता है, इसके विषय में आपने देखा। 9 जो कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। अगर बात किया जाए तो भाभर और तराई क्षेत्र, इसको एक बार इरेज करके एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि भाभर और तराई क्षेत्र, ये आपका भाभर और तराई क्षेत्र हो गया। साथ ही साथ दूसरा अगर देखा जाए तो पश्चिमी मैदान हो गया। पश्चिमी तो जानते हैं, पश्चिम में ये वाला रेंज हो गया सहारनपुर मुजफ्फरनगर, ये पश्चिम वाला रेंज हो गया। फिर मध्य पश्चिमी हो गया, मध्य पश्चिमी मैदान, ये आपको मुरादाबाद बरेली वाला रेंज मध्य पश्चिमी मैदान हो गया। मध्य मैदानी मैदान हो गया। उसके बाद देखिए दक्षिण पश्चिम अर्धशुष्क हो गया, अलीगढ़ मैनपुर इटावा ये सब हो गया दक्षिण पश्चिम अर्धशुष्क। इसके बाद मध्य मैदानी में देखिए कानपुर इटावा ये सब मध्य मैदानी हो गया। बुंदेलखंड वाला रीजन है झांसी चित्रकूट महोबा ये सब बुंदेलखंड। उत्तर पूर्वी मैदान में अगर देखा जाए तो उत्तर पूर्वी मैदान में बहराइच हो गया, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर गोंडा ये सब उत्तर पूर्वी मैदान हो गया। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में बाराबंकी ये वाला रेंज हो गया, बस्ती हो गया, बाराबंकी हो गया, अयोध्या हो गया, जौनपुर ये सब पूर्वी मैदानी क्षेत्र हो गया। विंध्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ये दोनों ही विंध्य क्षेत्र में आते हैं। इस तरह 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश टोटल खाद्यान्न में प्रथम स्थान रखता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है और तीसरा स्थान पंजाब का है। गेहूँ गन्ना आलू, देखिए गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। वहीं पर चावल में सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे है चावल में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रकार की फसल है, रबी हो गया, खरीफ हो गया और जायद फसल है। 3 प्रकार की फसल है, रबी, खरीफ और जायद की फसल। रबी में आपको पता है गेहूँ, जौ, चना, तंबाकू, सरसों आता है। खरीफ में हो गया धान हो गया, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सनई हो गया। जायद में तंबाकू, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया। ठीक है, तो गेहूं को बताने की ज़रूरत नहीं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पैदावार होता है। हरदोई हो गया, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, मथुरा वाला रेंज हो गया। चावल में आपको शाहजहाँपुर में चावल देखने को मिले, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, पीलीभीत, ये आपको एक खरीफ फसल है, चावल आपको पता ही है। इसके अलावा देखिए बाजरा में भी पैदावार ठीक ठाक होता है, जो आपको आगरा, अलीगढ़, बदायूं वाला रेंज है। मक्का आपको देखा ही बहराइच वाला रेंज ज़्यादा है, बहराइच, मैनपुरी हो गया, बुलंदशहर हो गया। जौ आपको एटा आगरा, जौ यहाँ पे एटा आगरा आपको देखा ही। ठीक है, चना भी आपको गाजीपुर वाला रेंज बहुत ज़्यादा मिलेगा, गाजीपुर में, झांसी, हमीरपुर में, चित्रकूट, बांदा में। अरहर आपको फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज में अरहर आपको देखने को। मूंगफली अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आपको सीतापुर, हरदोई, एटा, मूंगफली, ये आपको देखिए मूंगफली बहुत इंपॉर्टेंट है। मूंगफली से इस तरह का क्वेश्चन आता है, मूंगफली कौन सी फसल है, ये आपको मूंगफली खरीफ फसल है।
जो कि आपको जून जुलाई में बोई जाती है और आपको काटी जाती है नवंबर दिसंबर में। खरीफ फसल है ये आपका मूंगफली, ठीक है। सरसों जान, अब देखिए कपास भी क्वेश्चन आया था अभी हाल में, कपास किस तरह का फसल है। तो कपास ये आपको मथुरा, अलीगढ़, हाथरस में क्षेत्र में बोया जाता है कपास, ठीक है। बुआई होती है अप्रैल मई में, अप्रैल मई में बोई जाती है, ठीक है। कपास की बुआई क्या होती है, अप्रैल मई में बोई जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें जूट, ये जूट आपका सरई और घाघरा के दोआब में आपको पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, अगर बात करें देखिए आलू के लिए आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद हो गया। आम के लिए लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, ठीक है। बासमती चावल बरेली, शाहजहाँपुर है, ठीक है। तो इस तरह आप देखिए पान उत्तर प्रदेश में देखा है तो महोबा में होती है, महोबा में पान पाया जाता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे पान का प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र भी है महोबा में। वहीं पर अगर हम लोग बात करें, देखिए आपने इसको देख लिया, अब देखते हैं क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश दूध अग्रणी प्रदेश है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और कुल दूध उत्पादन में 22% से अधिक योगदान रहा है, लेकिन राज्य की हिस्सेदारी देखिए 15.72 रहा है बिहार में लेटेस्ट, तो ये गलत ऑप्शन है, 22 गलत ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब बासमती है पंजाब के अलावा। धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है? ये IR24 बहुत इंपॉर्टेंट है, IR24 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है धान का। इसके अलावा हम लोग बात करें नेक्स्ट में, नेक्स्ट है देखिए उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जाहिर सी बात है गेहूं का, गेहूं हो गया, आलू हो गया, आपको गन्ना हो गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती है? जाहिर सी बात है रबड़ नहीं उगाई जाती है, उत्तर प्रदेश में रबड़ की खेती नहीं की जाती है। वस्तुतः गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल है। नगदी फसल जिन्हें बाजार को ध्यान में रखकर उपजाया जाता है, जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, चाय, रबड़ इत्यादि हो गया। केरल राज्य भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल उत्पादक का लगभग 90% हिस्सा है। निम्नलिखित में से क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है? यह है कसावा। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र वर्षा की कमी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जल की कम आवश्यकता वाली फसलों की कृषि की जाती है। यहाँ प्रायः मोटे अनाज, बाजरा, चना, राई के साथ साथ सोयाबीन की कृषि की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का स्थान है? इसके लिए टेम्परेचर 15 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और साथ ही साथ अगर वार्षिक वर्षा देखा जाए तो इसके लिए वर्षा जो है कि गेहूं के लिए 100 सेंटीमीटर होता है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है गेहूं का उत्पादन, उसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब में होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश है। गन्ने की एक प्रमुख बीमारी जिसको बोलते हैं रेड रॉट, लाल सड़न बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसमें बाजारू अधिक सर्वाधिक है? जाहिर सी बात है गेहूँ है। उत्तर प्रदेश में गेहूँ का बाजारू अधिक के जो सरप्लस है सबसे ज़्यादा है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। गेहूं के लिए 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बोते समय 10 से लेकर 15 तक तापमान आवश्यकता होती है। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक जो कि चावल उत्सव का आयोजन करता है, काला नमक, ये आपको सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक चावल उत्सव का आयोजन हुआ है। कपिल वस्तु महोत्सव भी सिद्धार्थनगर जिले में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त है? मक्का, आलू, गेहूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए चिया के बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं। वह किसके अच्छे स्रोत हैं? जो जाहिर सी बात है ओमेगा-3 वसा, वर्ण और रेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिया के बीज मुख्य रूप से मैक्सिको में पाए जाते हैं। ओमेगा-3 वसा अम्ल फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम से भरपूर होते हैं। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? आपको पता है 9, ये आपने डिस्कस ही किया था। इसके अलावा देखिए सारे को देखा आपने, भाबर और तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी और पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। विंध्य में 2 ही हैं, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र आते हैं।
निम्नलिखित में से किस आमों का राजा किसको बोलते हैं? आमों का राजा दशहरी को। दशहरी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अल्फांसो आम मुंबई में, बंगलपल्ली बेंगलुरु में, पश्चिम बंगाल में मालदा आम और बिहार में जर्दालू आम पाया जाता है। दशहरी आम भी मलिहाबाद लखनऊ में सर्वाधिक उत्पादन होता है। खरीफ फसल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में धान है। इसके लिए जानते 3 प्रकार की फसल उत्तर प्रदेश में है, रबी, खरीफ, जायद। रबी फसल आपको पता है, खरीफ जो है मई जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। वहीं पर उसके बाद तुरंत रबी फसल बोई जाती है, मान के चलिए नवंबर दिसंबर, और काटी जाती है मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और जो मार्च अप्रैल से अब मई जून के आसपास ही बोई या काटी जाती है उसको बोलते हैं जायद फसल, जिसमें तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, इस तरह। उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, जाहिर सी बात है, गन्ना है। गन्ने के लिए टेम्परेचर 20 से लेकर 26 डिग्री होता है। और वार्षिक वर्षा जो होता है, वर्षा जो कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। साथ ही साथ देखा है उत्तर प्रदेश में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो जाहिर सी बात है गन्ना हो गया, गेहूँ हो गया, और सरसों हो गया, और जौ हो गया। ऑप्शन नंबर ये है। उत्तर प्रदेश में जायद फसल आप जानती हैं, बिल्कुल ही जानते हैं कि आप मार्च में बोए जाते हैं, जून में काटी जाती है। जिसमें से मक्का, बाजरा, ये सब तो, मक्का बाजरा तो नहीं है, तरबूज, खीरा, खरबूजा, उड़द, ककड़ी, सूरजमुखी, ये सब जायद की प्रमुख है। प्रयागराज जो कि अमरूद के लिए जाना जाता है। यहाँ के अमरूद की बनावट सेब जैसी होती है, इसे सेविया अमरूद भी कहते हैं। प्रयागराज का सुरखा अमरूद भी पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से शुद्ध देसी घी के लिए उपयुक्त है। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास, जिसे स्थानीय भाषा में बोलते हैं सरपत, ये अमेठी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अमेठी में यहाँ पे मुंज घास के रूप में इसको जानते हैं स्थानीय भाषा में। इसमें टहनियाँ नहीं होती, इसका सामान सजावटी सामान बनाया जाता है। साथ ही साथ देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? जाहिर सी बात है, कपास नहीं उगाई जाती। कपास एक काली मिट्टी है, आपको गुजरात, महाराष्ट्र वाले रेंज में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए नींबू कहाँ पर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? सहारनपुर और मेरठ में नींबू सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नींबू का वैज्ञानिक नाम है साइट्रस लिमोन। भारत के कुल गन्ना उत्पादन में कितना % उत्तर प्रदेश में पैदा करता है? जाहिर सी बात है 25 से लेकर 40 डिग्री होता है। भारत के कुल गन्ना उत्पादक में 44.5 डिग्री % उत्तर प्रदेश का है गन्ना उत्पादक। उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है। आमों में सबसे बड़ा उत्पादक भी उत्तर प्रदेश है, और इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य एजेंसियां में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल नहीं है? FDI नहीं है। FDI जो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, बिल्कुल अलग होता है। इसमें क्या होता है, विदेशों के द्वारा भारत में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं FDI। इसके अलावा देखिए FCI हो गया, भारतीय खाद्य निगम हो गया, CWC हो गया, केंद्रीय भंडार निगम, और राज्य भंडार निगम हो गया। ये तीनों ही उत्तरदायी होता है भंडारण के लिए। देखिए नेक्स्ट है कि 27 नंबर है, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? जाहिर सी बात है ऑप्शन में बी है। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है, 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कुशीनगर है? और उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पे स्थित है? ये आलमबाग है इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन आपको आगरा में मिलेगा। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है? जाहिर सी बात है काला नमक है, ये आपको सिद्धार्थनगर में मिलेगा आपको, और काफ़ी सुगंधित होती है और भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल से की जा रही है। निम्नलिखित युग्मों में से बताना कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जाहिर सी बात है इसमें जो सही है देखिए संभल हस्तशिल्प के लिए है, मैनपुरी जरी जरदोजी के लिए है, ललितपुर जरी सिल्क साड़ी, प्रयागराज मौजूद उत्पाद के लिए फेमस है। वहीं में देखिए काला नमक का संबंध है सिद्धार्थनगर से, देसी घी का औरैया से, आंवला प्रतापगढ़, और केला फाइबर कुशीनगर में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन ये आपको 2017 में हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं और इनके कार्यों के अंतर्गत
कृषि उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन और रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्तियों और उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ ही साथ फसलों के बेहतर भंडारण और विपणन की सम्मिलित किया गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो सही है केवल 1 और 2। भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, साथ ही साथ दूध उत्पादन का भी सबसे ज़्यादा हब है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम 2014 के तहत हुआ था, झांसी में हुआ था। देखिए उत्पाद और जिला को मैच कराना है तो लहसुन मैनपुर में होता है, प्याज गाजीपुर में, साथ ही साथ देखिए मिर्च देवरिया में और हल्दी ललितपुर में। तो लहसुन मैनपुरी, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है? ट्यूबवेल यहाँ शुद्ध सिंचाई में 74.9% सिंचाई नलकूप के द्वारा किया जाता है, नहर के द्वारा 15.2, कुआं के द्वारा 8.8 और इसके अलावा देख सकते हैं शेष 0.5% है। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग जो कि 5 ग्राम है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, ये आपको बीघा देखने को मिलेगा, 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है, IIPR कानपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च और इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको इज्जत नगर बरेली में। वहीं पर देखा जाए तो इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको झांसी में मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी है। UPCAR उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में, IARI जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में, IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली की इज्जत नगर में, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको करनाल हरियाणा में जो कि स्थापना 1923 में हुई थी। पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह है इज्जत नगर बरेली, इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? जाहिर सी बात है कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या 59.3% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक परसेंटेज कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम जो तिलहनी फसल है ये आपको राई और सरसों है। तिल, सरसों, राई, मूंगफली, सूरजमुखी। भारत में तिलहनी की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दी गई है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? लखनऊ इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का प्रमुख मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर डी है। प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य, शोध कार्य तीनों ही है। उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? जाहिर सी बात है गेहूं और धान सबसे ज़्यादा पैदा होता है उत्तर प्रदेश में। भारत का शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है, देखिए गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन है, साथ ही गन्ना चीनी मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है, चीनी मिलों की संख्या नहीं, गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान, साथ ही साथ गन्ना उत्पादकों की सर्वाधिक संख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है चीनी मिलों की संख्या। ठीक है, देखिए भारत का शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है, इसमें से कौन सही है? भारत में भैंसों के सर्वाधिक उत्पादक उत्तर प्रदेश में है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। साथ ही साथ भेड़ों की सर्वाधिक संख्या तेलंगाना में पाई जाती है। आंवला प्रतापगढ़ में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल जानते हैं, ये आपको जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ज्वार बाजरा धान हो गया। उस जनपद को चिन्हित किया जिनमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है, ये झांसी इसका राइट आंसर है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस उपज का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न, इसका राइट आंसर है। 18.89% है खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूँ, आलू, गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज जो कि गन्ना, इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट में, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना % उत्तर प्रदेश में स्थित है? देख सकते हैं 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहां पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48 भाग कृषि की जाती है। प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? मूंग की अवधि न्यूनतम है, यहाँ 60 दिन की होती है।
खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और चना 90 दिन और अरहर 260 दिन की फसल है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का परसेंटेज देखा जाए तो 59.3% है। केसर का उत्पादन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती के द्वारा इसका उत्पादन किया, किंतु यह अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। उत्तर प्रदेश की फसल घनता लगभग देखा जाए तो 157.53% है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? जाहिर सी बात है उन्नत किस्मों के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? बुंदेलखंड में। और दलहन का फसल क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चना का है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूँ, अन्न, आलू, गन्ना इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन डी में देखिए 1 और 3 है, गन्ना और आलू इसका राइट आंसर है। किस फसलों में उत्तर प्रदेश देश के प्रथम स्थान पर नहीं है? ये चावल इसका राइट आंसर है। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, इसका धान इसका राइट आंसर है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ब्रेड बास्केट। भारत में वर्ष 1966-67 में देश में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? जाहिर सी बात है धान, गेहूँ, मक्का। निम्नलिखित में से किस फसलों का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक है? इसका राइट आंसर गेहूँ है। और भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ये फूलों का इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान है, चावल तो नहीं है, गन्ना है, गेहूँ है, ऑप्शन नंबर बी है। उत्तर प्रदेश का योगदान मेथा तेल में 90% है। मेथा तेल बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, लखनऊ जिलों में की जाती है। 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए तो इसमें से गन्ना में प्रथम है, आलू में प्रथम है और साथ ही साथ गेहूँ में भी प्रथम है। धान में ये सेकंड नंबर पे है। काला नमक आपको पता है कि ये धान की प्रजाति है। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में किस जिले में उद्भिद माना जाता है? लंगड़ा आम आपको जाहिर सी बात है वाराणसी इसका राइट आंसर है। देखिए आम की बहुत प्रजातियाँ, जैसे दशहरी आम लखनऊ में होता है, चौसा आम हरदोई में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में अल्फांसो आम हो गया, केसर आम हो गया जूनागढ़, इस तरह आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसल है रबी, खरीफ और जायद की फसल है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट है, देखिए 2017-18 के अनुसार तो पुराना है, तो वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान दालों में पहला है। कृषि कुंभ 2018 कहा गया है, लखनऊ को कहा गया है। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान है, पहला है। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं इसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक जो है आम इसका है, जबकि बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका नाम है। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? ये प्रथम स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख देखा जाए अगर तो प्रमुख उत्पादकों में से गन्ना एक है। खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक आपको पता है उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे सिंचाई और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।